जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान। और बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहले कर देते हैं। तो मुझे लग रहा था कि मैंने ये कंप्लीट कर दिया है पर नहीं किया हुआ था, तो कोई बात नहीं, इसको हम शुरू करते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह जुड़ जाइएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है प्रौद्योगिकी वाला, मतलब 3 से 4 वीडियो बनेगा, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला एक्सरसाइज के या पहला पॉइंट दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हीं के नेतृत्व में 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था, तो ये इसके अध्यक्ष बने थे। ओके, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। ये किसके अंतर्गत काम कर रहा था? परमाणु ऊर्जा विभाग। ये अभी भी पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। परमाणु विभाग हुआ, रेलवे हुआ, वो सब। भारतीय राष्ट्रीय आंतरिक अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को उसका नाम क्या हो गया? इसरो हो गया, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इस सेंटेंस में कुछ कुछ फिर से रिपीट करते हैं। इसरो का पुराना नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसका गठन 1962 में हुआ। प्रश्न है, इसरो का स्थापना कब हुआ? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ। ओके, हेडक्वार्टर बेंगलुरु ही है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष योजना और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब हुआ? 1972 में हुआ और इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ही रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैक्डेलन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला सॉन्डिंग रॉकेट, जिसका नाम क्या था? नाइक एपास, यह अमेरिका के द्वारा निर्मित था, को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रस्थापित किया गया था। पहला कौन सा था? नाइक एपास। कब छोड़ा गया था? 1963 में। आगे यहाँ पे दिया गया है कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, अब आपको ये पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जब एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे होगे तो उसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि लूना 3 कब प्रक्षेपित किया गया था। तो अगर याद रहेगा तभी आप टिक कर पाओगे, ठीक ना? तो पूरा कोशिश करना याद हो जाए। 1957 में स्पुतनिक फर्स्ट पहला था। ये सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित करने वाला पहला उपग्रह था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पुतनिक। इसका पूरा डेट मंथ सब कुछ याद रखो। चौथा महीना था, 4 तारीख था, 10वां महीना था और 1957 स्पुतनिक फर्स्ट। कौन छोड़ा था? यूएसएसआर। फिर 1957 में, मतलब उसी वर्ष 1 महीने के बाद छोड़ा गया स्पुतनिक 2। तो फिक्स है ये भी किसका होगा? रशिया का ही होगा। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते, जिसका नाम क्या था? लाइका था, उसको लेकर ये उपग्रह गया हुआ था। रिपीट करता हूँ, प्रश्न ये आएगा कि सबसे पहले जो कुत्ता अंतरिक्ष में गया उसका नाम क्या था? लाइका था। और वो किस यान से गया था? किस अंतरिक्ष यान से गया था? तो स्पुतनिक सेकंड है, स्पुतनिक सेकंड। या प्रश्न ये भी आ सकता है कि जीवित कुत्ते को या कुत्ते को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला पहला देश कौन बना था? तो यूएसएसआर। ओके, फिर आता है स्कोर 58 में। अंतरिक्ष में स्थापित ये पहला संचार उपग्रह था। वर्ल्ड का पहला संचार उपग्रह जो अंतरिक्ष में स्थापित हुआ वो कौन था? स्कोर। फिर आता है लूना 3, पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से नहीं दिखाई पड़ता है। यह है लूना 3। वोस्टॉक फर्स्ट, मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने
पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया। 12 अप्रैल 1961 में ये लॉन्च हुआ था वोस्टक। ये किसने लॉन्च किया था? सोवियत संघ ने किया था। याद रखिएगा, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गए थे, चंद्रमा पर उतरे नहीं थे वो। उसके लिए नील आर्मस्ट्रांग को याद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है 63 में वोस्टॉक 6। वोस्टॉक 6 पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना तेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। इनका नाम नहीं भूलना, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा पहली महिला थी जो सोवियत संघ की जो अंतरिक्ष यात्री बनी थी। वोस्टक 6 से वो गई थी। इंटेलसेट व्यावसायिक उपयोग करने वाला पहला संचार उपग्रह था इंटेलसेट। वेनेरा अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा। शुक्र ग्रह पर उतरा वेनेरा 3। लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था लूना 9। सोयूज 4 यह पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र था। अपोलो 11 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिस वर्ष इसरो का स्थापना हुआ था 69 में, उसी वर्ष अपोलो 11 जो था वो चंद्रमा तक पहुंच गया था। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव थे। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा था। तो पहला का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट है, नील आर्मस्ट्रांग, और कोशिश कीजिएगा दूसरा का भी नाम याद रह जाए, एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन। मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान पर उतरना। मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना ये 1971 में हुआ था। अब है अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी तक के सभी प्रक्षेपण यान तथा यथा SLV, ये SLV 3, ASLV, PSLV और GSLV जो भी लॉन्चिंग व्हीकल है उसको इसी केंद्र में विकसित किया गया है। किसमें? साराभाई प्रक्षेपण केंद्र में, या वहीं पे वो डेवलप किया गया है। दूसरा है इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु का। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। रिपीट करते हैं एक बार। विक्रम साराभाई जो था वहाँ पे क्या होता है? लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप होता है, जैसे PSLV, GSLV, SSLV वो सब। इसरो उपग्रह केंद्र जो बेंगलुरु में है वहाँ पे डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, प्रबंधन होता है उपग्रह का। ओके। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अंतरिक्ष अहमदाबाद में है, SAC। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विभाग, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल है। आगे SAR SHAR केंद्र ये श्रीहरिकोटा में है। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। आप सुनते होंगे कि कोई भी मिसाइल कहाँ से लॉन्च हुआ तो श्रीहरिकोटा से हुआ, श्रीहरिकोटा से। तो वो क्या है? यहाँ पे प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। दूसरा है द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र LPSC। तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी यानी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव्य ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणाली और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। महेंद्रगिरी में द्रव्य ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों का परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। कहाँ पे? द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र जो तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में है, वहाँ पे, मतलब तीनों जगह शाखा है इसका। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रक नेटवर्क, इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। देखो पढ़ने में हो सकता है थोड़ा आपको इरिटेटिंग लग रहा हो, पर वीडियो पूरा देखना क्योंकि कई सारे प्रश्न अब इससे आ रहे हैं। काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है और इससे हर सेट में 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। तो
ऐसे ऐसे टॉपिक को ना कवर कर लेना बहुत जरूरी है। तो पहले इसको कवर लगा था तो मैं कर लिया हूँ, पर नहीं किया था, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे विविध हुआ, ये सब हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भू केंद्र हैं। इसका प्रमुख कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसी को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्य नियंत्रक सुविधा हॉसन। इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद सभी गतिविधियां यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा कक्षा से उपग्रह के सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया। इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई यह है तिरुवनंतपुरम में। इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला ये आपका अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और संबंध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाले प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी हैदराबाद अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में है। बालानगर, इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूरसंवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी का ही एक अंग है, NRSA का। प्रमुख भारतीय उपग्रह, जिससे पहला आता है आपका आर्यभट्ट। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ यानी रसिया के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। इस सेंटेंस को पूरा याद कर लो कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था, जिसको 19 अप्रैल 1975 में रसिया यानी USSR के हेल्प से छोड़ा गया था। 994 मीटर, अगर ये याद रहेगा तो आपको थोड़ा ये याद रहेगा कि जो SSLV होता है ना, सैटेलाइट की ऊंचाई इतनी होती है, ठीक ना। और इसका वजन कितना था? 360 किलोग्राम था। इसका काम क्या था? प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो वायु विज्ञान प्रयोग के लिए, सौर भौतिकी प्रयोग और एक्स किरण खगोलीय विज्ञान के लिए। इस उपग्रह से संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्यविधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु इसने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष के आंकड़े भेजने का कार्य किया। मतलब 6 महीने का था, पर इन्होंने लगभग 5 साल तक काम किया। तो यही था मेड इन इंडिया का पावर। ओके, आगे यहाँ पे दिया गया उपग्रह के प्रकार। अच्छा, यहाँ पे ये चीज समझना कि आर्यभट्ट जो था वो किस टाइप का उपग्रह था? तो एक वो वैज्ञानिक उपग्रह था। कैसा था? वैज्ञानिक उपग्रह था। अच्छा, अभी मैं ऊपर बता रहा था कि उपग्रह का ऊंचाई पता चल जाएगा। तो जो सबसे ऊपर होता है ना, GSLV वाला, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसका ऊंचाई होता है 36,000 किलोमीटर। बहुत ऊपर होता है वो। ये ऊंचाई आप याद रखना, थोड़ा पूछा जाता है बहुत बार। उपग्रहों के प्रकार। परिक्रमा पथ के मापदंडों के आधार पर उपग्रह को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका निम्न भू अक्षीय कक्षा, ये मैं अभी जिक्र कर रहा था, यही आ गया। निम्न भू अक्षीय मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। लो अर्थ नाम से क्लियर है कि ये नीचे रहेगा, मतलब 200 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक रहेगा। 200 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक रहेगा और ये एक अंडाकार कक्षा में अपना घूमते रहता है। जैसे पृथ्वी का मतलब आकार है ना, उस शेप में वो घूमेगा। दूसरा है सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह, सन सेनेक्रोमस ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह निकटवर्तीय ध्रुवीय कक्षा के उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए इसकी ऊंचाई जो होती है 500 से 1000 किलोमीटर में काम करेगा। जब ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है तो पृथ्वी की सतह पर एक कटी हुई फसल के जैसा सुस्थिर सौर दीप्ति क्षेत्र दृश्यमान होता है। PSLV से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह यानी IRS इसी वर्ग में आता है। यानी PSLV से छोड़ेगा दूसरे नंबर का, SSLV से छोड़ेगा पहले नंबर का,
और जो GSLV होगा उससे छोड़ेगा तीसरे नंबर का जियो सिंक्रोनमस सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जाता है इसको। ये उपग्रह एक वृत्तीय विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी का परिक्रमा करता है। चूंकि पृथ्वी भी इस दूरी पर इतने ही समय में परिक्रमा करती है, अतः यह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होता है। इनसेट श्रेणी के उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। यहाँ पे रिपीट कर लो कि इसका ऊंचाई कितना है, 3600 किलोमीटर है, और ये पृथ्वी के साथ साथ यानी इसका परिभ्रमण काल भी क्या है, 24 घंटा ही है, इसीलिए पूरा एक ही साथ ये घूमता रहता है, ठीक ना। तो ये पूरा इंडिया का सही जानकारी ये दे पाता है। आगे चौथा है आपका दीर्घ वृत्तीय मोलनिया कक्ष यानी लॉन्ग एपेलिकल मोलानिया ऑर्बिट 504 किलोमीटर से लेकर 39,854 किलोमीटर अपभू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाला उपग्रह इस वर्ग में आता है। लॉन्ग एपेलिकल मतलब ये इस टाइप का घूमेगा, ठीक ना। कभी ये काफ़ी हाइट पे रहेगा, काफ़ी लो पे रहेगा, तो ये काफ़ी खतरनाक हुआ। ये हुआ दीर्घवर्तीय मोनलिया कक्षा। अब आगे जो उपग्रह है मतलब आर्यभट्ट था पहला, उसके बाद दूसरा आ गया भास्कर फर्स्ट प्रौद्योगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह। भास्कर फर्स्ट को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बेकानूर से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्री विज्ञान और वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यावरण अनुसंधान करना था। इसने 1 अगस्त 1981 तक अपना कार्य करना बंद कर दिया, 81 में काम करना बंद किया। दूसरा आया भास्कर 2, ये भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बेकानूर से ही छोड़ा गया था 20 नवंबर 1981 में। इसे भी 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही रखा गया था। इसकी घूर्णन कक्षा तल से लंबवत रखा गया था। समीर उपकरण के कारण भास्कर 2 द्वारा समुद्री सतह का ताप, समुद्री स्थिति, बर्फ गिरने व पिघलने जैसी स्थिति अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। अब रोहिणी श्रृंखला का आता है। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान यानी SLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का प्रक्षेपण करना था, मतलब परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा। इस अभियान में द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण रोहिणी RS फर्स्ट को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा के SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस प्रकार रोहिणी RS फर्स्ट भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। कौन? रोहिणी RS फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है रोहिणी RS फर्स्ट। चतुर्थ प्रौद्योगिकी परीक्षण में रोहिणी RSD-2 को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा से SLV-3D2 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने SLV-3 को एक प्रमाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया, मतलब सफल हो रहा था, तथा भारत को छोटे परीक्षण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया। अगर आप मतलब APJ अब्दुल कलाम की जो बुक है ना, द विंग्स ऑफ फायर, वो पढ़ोगे ना, तब काफ़ी, ये पढ़ने में तो काफ़ी आसान लगता है, पर उन लोगों पे क्या बीत रही थी ना, तब पता चलेगा। मतलब काफ़ी कितना टोंट कसा जा रहा था। जैसे होता है ना कि बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं लग रही है, तो घर वाले बहुत लोग डांटते हैं उनको, तो हतोत्साहित हो जाते हैं। तो अगर वो लोग पढ़ोगे ना, मतलब कार्टून, जैसे कि हम लोग मतलब या कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल कर जाए या नहीं हो रहा है कहीं नौकरी, तो पेपर में नहीं निकलता, आपके घर वाले ही बस आपको परेशान करते हैं, कुछ कहते होंगे या आस पड़ोस का, आपको लगता होगा ऐसा। लेकिन उन लोगों के पास ना पूरा पेपर में आ गया था, अमूल जो दूध वाला है ना, वो ऐड करके दिया हुआ था कि अगर भारत के ईंधन में पावर नहीं है ना, तो उस रॉकेट को अमूल का दूध पिलाओ, क्या पता उड़ के चला जाए। मतलब ऐसा में मतलब कार्टून पेपर में आ रहा था, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रहा था उन लोगों को। तो एक बार कोशिश कीजिएगा, अभी एग्जाम दे दीजिए, फिर एक बार ना टाइम निकाल के विंग्स ऑफ फायर ये तो पढ़ लीजिएगा, या यूट्यूब पर बहुत सारा उसका ऑडियो बुक दिया गया, कहीं सुन लीजिएगा। ओके, आगे देखो दिया गया है प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल, जिसे भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू
अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भू स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। इस उपग्रह को उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने, घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क डाटा संप्रेषण, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करने, भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार के लिए प्रयुक्त सी बैंड ट्रांसपोर्टर का प्रयोग आदि द्वारा किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीकी अनुभव ने इनसेट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनसेट दूसरा है विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृंखला का सरोस, SROSS। यह श्रृंखला का उद्देश्य 100 से लेकर 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रह का निर्माण करना था, जिन्हें सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह स्वराज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रक्षेपण किया गया था। स्वराज फर्स्ट और सेकंड जो था वो असफल रहा। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी इनसेट, भारतीय राष्ट्रीय प्रणाली अर्थात इनसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली थी जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाना, भूस्थिति ट्रांसमीटर के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। इनसेट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त अभ्यास है, जबकि इनसेट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया। इनसेट प्रणाली की प्रथम पीढ़ी की 4 उपग्रह जैसे कि इनसेट 1A, 1B, 1C, 1D, द्वितीय पीढ़ी के 5 उपग्रह 2A, 2B, 2C, 2DE था। द्वितीय पीढ़ी के भी 5 उपग्रह आए थे, 3 से लेकर E तक था, और चौथी पीढ़ी का 4AVC ऐसे करके प्रक्षेपण हो चुका है। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली, भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के सहायता के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS का विकास किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मृदा, जल, भूजल, सागर, वन आदि का सर्वेक्षण और सतत निगरानी करना था। दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। इसके तहत उपग्रह में लगे इलेक्ट्रॉनिक कैमरे से पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का चित्र लेना और इस चित्र के विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करना है। दूर संवेदी उपग्रह के उपयोग से सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराकर किसी स्थान विशेष के समयानुसार में हो रहे परिवर्तन का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में IRS उपग्रह किसी विशेष स्थान पर लगभग 3 सप्ताह के बाद गुजरता है। इस प्रणाली के तहत प्रक्षेपित हुए गए उपग्रह कौन कौन सा है? फर्स्ट मतलब IRS सब में लगा हुआ है, ठीक ना। 1A, 1B, 1E और CD भी था, वो फेल कर गया है। P2, 1C, P4, P6, कार्टोसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टोसेट 1 और कार्टोसेट 2। कार्टोसेट 1 देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है, ठीक ना। प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है? कार्टोसेट फर्स्ट। दूसरा आपका मेटसेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C4 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल था ये। इसके माध्यम से देश के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मेटसेट को भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 1000 किलोग्राम से अधिक भार के उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा यानी ये जो PSLV से छोड़ा गया था, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है, यहाँ पे दिया गया भूस्थैतिक कक्षा से तात्पर्य है कि जिस गति से पृथ्वी घूमती है
उसी कोणीय गति से उपग्रह भी घूमेगी, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान के ऊपर स्थित नजर आएगा। अभी ऊपर पढ़े थे हम कि इसका भी परिभ्रमण काल क्या होता है, 24 आवर ही होता है, और पृथ्वी का भी वही है, इसीलिए वो एक ही के ऊपर घूमता रहता है। GSLV से यही फायदा है। इसके पूर्व सभी उपग्रह केवल ध्रुवीय कक्षा में ही स्थापित किए गए थे। मेटसेट की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। इसमें पृथ्वी के निकटतम बिंदु 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अधिकतम दूरी 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पहला अवसर था जब भारत ने मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्वदेशी प्रक्षेपण यान में विशेष मौसम उपग्रह प्रक्षेपित किया। इससे पूर्व मौसम संबंधी जानकारी इनसठ श्रेणी के उपग्रह से प्राप्त की जाती थी। आगे जो हमारा सैटेलाइट है एजुसेट एजुकेशन से रिलेटेड है। 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से शिक्षा कार्य, ये दुनिया का पहला है, ठीक ना। ये इस बार एनटीपीसी में पूछा गया 2021 वाला एनटीपीसी, शायद 16 या 17 फरवरी को एग्जाम हुआ, उनसे पूछा है ये कि दुनिया का पहला एजुकेशन के लिए सैटेलाइट छोड़ने वाला कौन सा था, तो एजुसेट इंडिया का था, ठीक ना। तो एजुसेट 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह एजुसेट को सफलतापूर्वक भूस्थैतिक कक्षा में स्वदेश निर्मित भू समस्थानिक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र GSLV F01 की सहायता से स्थापित किया गया। एजुसेट में समावेश की गई नई प्रौद्योगिकी को I2 नाम दिया गया, जिसका जीवन अवधि 7 वर्ष निर्धारित किया गया। एजुसेट के माध्यम से शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। एजुसेट को प्रक्षेपित करने वाले प्रक्षेपण यान का नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में किया गया तथा एजुसेट का निर्माण इसरो के बेंगलुरु स्थित केंद्र में किया गया था। GSLV की यह पहली कार्यात्मक उड़ान थी। आगे आपका हिमसेट PLV-6 द्वारा कार्टोसेट फर्स्ट के साथ ही संचार उपग्रह हेमसेट को एक अतिरिक्त उपग्रह के रूप में 5 मई 2005 को छोड़ा गया था। हेमसेट एक छोटे आकार का उपग्रह था जिसका उद्देश्य देश और विश्व के स्वकीय रेडियो ऑपरेटरों के उपग्रह आधारित रेडियो सेवा मुफ्त उपलब्ध करवाना है, जिसकी जीवन अवधि लगभग 2 वर्ष की थी। आगे हमारा दिया गया है अंतरिक्ष के प्रथम भारतीय, तो ये और फिर आगे जो भी है प्रथम यान, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो आपका आ चुका है और संभवतः 3 से 4 वीडियो बनेगा जिसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी छोटा और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप एनटीपीसी या अभी जो एग्जाम सब हुआ है उसका अगर आप फॉलो कर रहे हो क्वेश्चन, तो कई सारे प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह मेरे से जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं लिंक फोटो शेयर करते रहता हूँ, साथ ही मेरे से बात भी हो पाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दिया गया अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो स्क्वाड के लीडर होते हैं, ग्रुप का जो लीडर था राकेश शर्मा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T2 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान के बेकावूर कॉस्मोड्रोन से अंतरिक्ष में गए थे। यहाँ फिर से रिपीट कर लो, कौन सा अंतरिक्ष यान था, तो कजाकिस्तान से गया हुआ था वो लोग। राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे, जो कब गए थे, 3 अप्रैल 1984। उस टाइम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पूछा जाता है राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष गए थे उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। वहाँ जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री से बात किए थे, तो वो वीडियो भी काफ़ी यूट्यूब पे वायरल है। आगे दिया गया स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट गए। गए कब थे, 3 अप्रैल 1984 को, वापस आए 11 अप्रैल 1984 को, मतलब 8 दिनों में वापस आ गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। राकेश शर्मा ने उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा, और साथ ही बहुत सारी बातें उन्होंने की। यहाँ पे दिया गया अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग नाम, जैसे USA से कोई जाएगा उसको कहा जाएगा एस्ट्रोनॉट्स, रूस का कोई जाएगा उसको कॉस्मोनाइट्स, चीन का टैकोनाइट्स, और इंडिया वाले का क्या था, स्क्वाड्रन लीडर। अंतरिक्ष में
मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बना और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139 मतलब 139वें अंतरिक्ष यात्री थे और ये भारत के पहले थे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया का मिशन था STS-107 में वातावरण में पुनः प्रवेश में कुछ देर पश्चात नष्ट हो गई थी। ये जो कल्पना चावला थी ये कहाँ की थी? हरियाणा की करनाल की थी। ओके, करनाल। करनाल को अब कल्पना चावला भी स्टेट भी कहा जाता है, कल्पना शहर कहा जाता है, तो याद रखिएगा कहाँ की थी, करनाल। अब दिया गया पहला पॉइंट है यहाँ पे चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान प्रथम था। यह विश्व का 68 नंबर का चंद्रमा के लिए अभियान था। भारत में अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रवेशन वाहन यानी PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C11 के जरिए किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको याद करना पड़ेगा कि हमारा जो पहला चंद्रयान फर्स्ट मिशन था उसको किससे लॉन्च किया गया था? तो PSLV C11 से कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को। प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था। मतलब सोवियत संघ जो था यानी रसिया जो था वो 1959 में भेजा और हम कब भेजे थे? 2008 में। ओके, वह द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा था। मतलब इस कड़ी में रसिया जो था वो आगे है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में रसिया आगे था। अब तो हालांकि पीछे जा रहा है वो, पर स्टार्टिंग में वो सबसे पहले रसिया ही था। रसिया का जो जैसे हमारा इसरो है, रसिया का रॉसकॉस्मोस है और अमेरिका का पता ही होगा नासा है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान व चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश है जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ। मतलब भारत कैमा देश हुआ? छठा। इससे पहले कौन कौन सा देश है? अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान, चीन। ओके, ये 5 देश हैं। 11 पेलोड युक्त चंद्रयान फर्स्ट से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास के एक विशाल एंटीना की स्थापना कर्नाटक में बंगलौर से 40 किलोमीटर दूर ब्यालालू में की गई है। यह प्रथम अवसर और था अलग है, ठीक है ना। यह प्रथम अवसर था जब एक साथ 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए किसी यान के साथ भेजा गया। मतलब एक से अधिक यानी टोटल इसमें 11 उपकरण को एक साथ भेजा गया था। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान प्रथम अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी लेकर गया था, जिसे मून इम्पेक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर स्थापित करेगा। आगे जो हमारा पॉइंट दिया गया है भारत का मंगल मिशन। ये एट फर्स्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल ये हो जा रहा है कि 2000 के नोट पर किसका फोटो है, तो वो मंगलयान का है, ठीक ना। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन जिसे मंगलयान नाम दिया गया 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश किया गया। इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह यानी PSLV, ठीक ना। जब भी ध्रुवीय हो ना पोलर, तो ये ध्रुवीय हो गया, और GSLV हो गया जियो स्टेशनरी, ठीक ना, भूगर्भित होकर के होता है वो। C-25 द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। तो फिर से रिपीट कर लो ये, मतलब जो इससे पहले पढ़े चंद्रयान प्रथम था वो था PSLV C11 और ये क्या है PSLV C-25। मंगलयान का क्या है PSLV C-25। अब ये प्रश्न से पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो आपको लॉन्चिंग व्हीकल का नाम भी याद करना पड़ेगा। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बना। इससे पहले 3 देश थे, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ। ओके, भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ। एशिया का पहला देश कौन सा बना? भारत। नासा, ESA मतलब ये हो गया यूरोपियन संघ का है, रॉसकॉस्मोस यानी रूस का। इसके बाद इसरो यानी भारत का,
मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला चौथा स्पेस एजेंसी है। चीन का कौन सा है? जिंग है, XING, जिंग। मंगल मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपया है, 450 करोड़। मंगलयान मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर मात्र 365 किलोमीटर दूर रहेगा, जबकि सबसे दूर होने पर 8000 किलोमीटर दूर रहेगा। मतलब एक एलिप्स फॉर्म में ऐसे मूवमेंट जैसे पृथ्वी पे भी होता है ना। चौथा टाइप का जो हम सैटेलाइट पढ़े हुए थे ऊपर, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े हुए थे कितने टाइप का सैटेलाइट होता है, तो ये चौथे टाइप में आएगा कि सबसे निम्न रहेगा तो 365 किलोमीटर और दूर रहेगा तो 8000 किलोमीटर दूर रहेगा। मंगलयान में लगे उपकरणों का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीनी खेती और संचार उपग्रह में किया जा सकेगा। आगे दिया गया आपका प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, मतलब लॉन्चिंग व्हीकल जो है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो पहला आपका SLV यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3। साधारण क्षमता वाले SLV-3 का विकास भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा तथा 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण करके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बन गया। ऊपर हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में कि 2 बार मिशन फेल हुआ, तीसरी बार फिर सक्सेस हो गया, चौथी बार भी सक्सेस हो गया और फिर इसको मतलब सफलता के कड़ी में जोड़ दिया गया SLV-3 को। इससे पहले 2 जो था ना वो फेल्योर था। इस क्लब के अन्य पूर्ण 5 सदस्य थे, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान और चीन। SLV-3 एक 4 चरणों वाला साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि SLV-3 जो था वो कितने चरण वाला रॉकेट था? तो 4 चरण वाला, 4 चरण वाला, जो 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। जो SLV होगा ना वो संभवतः निचली कक्षा में ही स्थापित करेगा। इसका ईंधन यानी प्रणोदक जो था वो ठोस था। SLV-3 का कुल 4 प्रायोगिक परीक्षण प्रक्षेपण किए गए, जिसमें द्वितीय और चतुर्थ प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहा। 17 अप्रैल 1983 को SLV-3 की चतुर्थ और अंतिम उड़ान द्वारा रोहिणी RSD-2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह प्रक्षेपण यान का कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। ओके, आगे आपका ASLV यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ठीक ना। ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग सबका पूछा जाता है, पर ये थोड़ा नया है तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें। ऑगमेंटेड याद रखना, ऑगमेंटेड आगे तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ही है। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात ASLV की वास्तविक में SLV-3 का ही संवर्धित रूप है। मतलब उसी को थोड़ा एडवांस कर दिया गया। SLV को ही क्या है, थोड़ा एडवांस कर दिया गया है। जैसा कि उसमें था 40 kg, इसमें क्या कर दिया कि 100 से लेकर 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह एक 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ठोस प्रणोदक से चलने वाले ASLV, ठीक ना, स्ट्रैप ऑन प्रथम और द्वितीय चरण के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्राक्विल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन मतलब NTPB ब्यूटाडाइन है, ठीक ना। फिर से रिपीट कर देते हैं इसको, हाइड्राक्विल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन प्रणोदक तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण के लिए HEF-20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया था। ASLV की कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए, जिनमें से ASLV-D1 और जो ASLV-D2 था वो मतलब असफल सिद्ध हुआ। आगे दिया गया PSLV, सबसे अधिक यूज का होता है PSLV का, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV 1200 किलोग्राम भार वर्ग तक के, मतलब 200 किलोग्राम से लेकर 1200 किलोग्राम तक है इसमें, जिसमें दूर संवेदी उपग्रह को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकित समकालिक कक्षा में पहुंचाने के लिए PSLV को देश ने विकसित किया है। PSLV एक 4 चरण वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम व द्वितीय चरण में ठोस प्रणोदक तथा तृतीय व चतुर्थ चरण में द्रव्य प्रणोदक का उपयोग होता है। मतलब
प्रथम और द्वितीय में क्या है, ठोस सॉलिड प्रणोदक, और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ में क्या होता है, द्रव्य प्रणोदक का उपयोग होता है। ठोस प्रणोदक के अंतर्गत इसमें भी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइड है ईंधन के रूप में, तथा अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रव प्रणोदक में अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्राजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कि कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। PSLV की कुल 3 उड़ान कराई गई, जिसमें प्रथम उड़ान असफल और द्वितीय और तृतीय उड़ान जो था वो सफल सिद्ध हुआ। PSLV C3 द्वारा, मतलब ASLV में भी C3 का प्रक्षेपण ठीक ठाक था, और PSLV C3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूर संवेदी प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह है, जो देश के समुद्री इलाके और विशेषकर चीन और पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नजर रखता है। मतलब ये सुरक्षा दृष्टिकोण से ये उपग्रह है TES उपग्रह। आगे है सबसे हैवी GSLV, जियो स्टेशनरी, या फिर मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कह लो, या नहीं तो उसको जियो सैक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहा जाता है, ठीक ना। तो आपके ऑप्शन में जो रहे, चाहे जियो स्टेशनरी रहे या नहीं तो जियो सैक्रोनोमस रहे, जो भी रहे उस पर आपको टिक करना है। तो GSLV की एक शक्तिशाली 3 चरण वाला भूतुल्यकालिक या भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक और तृतीय चरण में क्रायोजेनिक ईंधन या इंजन कह लो, ईंधन भी लिखा रहता कहीं, ठीक ना, का उपयोग किया जाता है। ठोस प्रणोदक के अंतर्गत वही सारा मतलब हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाइड है, और जो लिक्विड फॉर्म में है मतलब अमोनिक नहीं, ये भी तो ठोस ही होता है, अमोनियम परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में होता है। द्रव प्रणोदक के अंतर्गत मुख्य रूप से अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजाइन और N2O4 का प्रयोग होता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत अवस्था में रहता है, जिसका हम PSLV में प्रयोग करते थे। इसमें चौथा आता है क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन यानी -250 डिग्री सेल्सियस पर भी ये सही फॉर्म में रहेगा, मतलब ये पिघल नहीं जाएगा या फिर बर्फ नहीं बन जाएगा, ठीक ना। और द्रव ऑक्सीजन जिसका कि -183 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका प्रयोग होता है। GSLV की पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान 28 मार्च 2001 को असफल रहा था। GSLV D1 ने भी प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-1 को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं कर सका था और लगभग 1000 किलोमीटर नीचे ही रह गया था। लेकिन GSLV D2 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-2 जिसका वजन 1800 किलोग्राम था, उसको पृथ्वी के समांतर कक्षा से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित कर दिया, और इसका इंडोनेशिया के बियाक और कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण प्रणाली से संपर्क हो गया। GSLV D2 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 मई 2003 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता के बाद भारत उन 5 देशों जैसे कि अमेरिका, रूस, यूरोपियन संघ, जापान और चीन में शामिल हो गया, जिसे हम एलिट ग्रुप कहते हैं, उसमें शामिल हो गया, जिसके पास GSLV भी हो गया, ठीक ना। GSLV का आपका हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा, 36,000 किलोमीटर ऊपर वो छोड़ता है सैटेलाइट को। और क्रायोजेनिक जो ये प्रौद्योगिकी है ना, ये चाहे जापान हो या फिर रूस हो, सब देश देने से मना कर दिया था। अमेरिका से तो उस टाइम सैंक्शन ही लगा दिया था अमेरिका ने। रूस के साथ बातचीत हो रही थी, तो अमेरिका के दबाव में रूस भी, हालांकि जाना जरूरी नहीं है अभी, आपके लिए जानना जरूरी ये है कि क्रायोजेनिक जो है ना, इंडिया खुद डेवलप किया था ये, तो इसको हम कहते हैं इंडिजीनियस डेवलप्ड ईंधन, ठीक ना, क्रायोजेनिक ईंधन। क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न तापिकी ईंधन, मतलब निम्न ताप पे भी ये ईंधन सही रहेगा। यह ग्रीक भाषा शब्द क्रायोस से बना हुआ है, जो बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होगा। निम्न तापिकी विज्ञान में 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। निम्न ताप अवस्था क्रायोजेनिक अवस्था वाले इंजनों में अति निम्न ताप यानी -250 डिग्री सेल्सियस मतलब पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में, तथा -183 डिग्री सेल्सियस जो ऑक्सीजन का है वो ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रौद्योगिकी में इन प्रणोदकों को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इस इंजन की प्रमुख विशेषता क्या सब है, तो पहला है क्रायोजेनिक इंजन
ईंधन होना चाहिए, ठीक ना। क्रायोजेनिक ईंधन में प्रयोग होने वाले द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन के दहन से जो ऊर्जा पैदा होती है वह ठोस ईंधन आधारित इंजन से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है, मतलब काफ़ी इफिशियंसी हुआ। इसमें ईंधन की ज्वलन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ठोस से ईंधन से परिचालित होने वाले इंजन को ज्वलन की दर को नियंत्रण करना कठिन होता है। तीसरा दिया गया है, इन प्रौद्योगिकी से ईंधन युक्त ईंधन में प्रणोदक के प्रति इकाई भार में अधिक बल पैदा होता है, जिससे यान को अधिक बल यानी थ्रस्ट मिलता है। नोट में दिया गया है, क्रायोजेनिक इंजन पहली बार प्रयोग अमेरिका के द्वारा एटलस संटूर नामक रॉकेट में किया गया था। 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न ताप यानी क्रायोजेनिक अवस्था का भारत में सफल परीक्षण किया गया। 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने भारी उपग्रह के प्रक्षेपण की क्रायोजेनिक तकनीक विकसित कर GSLV D5 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाला छठा देश बना। भारत के पूर्व यह क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, जापान और फ्रांस को प्राप्त थी, ठीक ना। मतलब क्रायोजेनिक ने इंडिया खूब डेवलप किया था, काफ़ी अच्छी बात थी मतलब उस टाइम के लिए। आगे हमारा दूसरा एक्सरसाइज है भारतीय परमाणु अनुसंधान। इसको भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कोशिश करते हैं वीडियो कम से कम 30-32 मिनट का रहे तो थोड़ा ठीक ठाक होता है, क्योंकि जल्दी मुझे कंप्लीट करना है इस एक्सरसाइज को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा था मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो अच्छा हुआ किसी ने मुझे मतलब नाम याद नहीं आ रहा किसने कमेंट किया था, तो थैंक यू उनको, अगर आप देख रहे हो तो। यहाँ दिया गया डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान को भारतीय यात्रा आरंभ हुई थी। कब? 10 अगस्त 1948 में। किसकी अध्यक्षता में? होमी जहांगीर भाभा। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वावधान में किए गए हैं। परमाणुविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र, पहला दिया गया है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या यहाँ पे दिया गया ट्राम्बे यानी मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी C से सेंटर, यहाँ पे मैंने नहीं कहा था सेंटर, परमाणु विज्ञान एवं संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश की प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। बार्क परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाई अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सीय उपयोग सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी को विकसित किया। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर पर किया जाता है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उसके प्रयोग को प्रोत्साहन देना है। किसके सहयोग से था? कनाडा के सहयोग से। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ परमाणु रेडियो प्रौद्योगिकियों व पदार्थों में शोध पर कार्य किया गया। फिर से रिपीट करते हैं, ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों व पदार्थों में शोध करने का कार्य किया गया। यहाँ पे बार्क परमाणु रिएक्टर में रिएक्टर एक है अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा थर्ड और ये ध्रुव है। तो अप्सरा 1956 में जैसे मेगावाट एक है, साइरस 1960-40 मेगावाट, जर्लिना 1961 में बना 0 मेगावाट, ये सब 00 मेगावाट है। ध्रुव है 100 मेगावाट का 1985 में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान वर्ष 1971 में, याद रखना इसका स्थापना थोड़ा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापना कब हुआ? 1971 में। ये तमिलनाडु में, कलपक्कम में, ठीक ना। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व की अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहला मतलब यहाँ पे पॉइंट में दिया गया, ये मतलब बॉक्स में, कामिनी
कामिनी संक्षिप्त रूप है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का। कामिनी ने 17 सितंबर 1997 में काम करना शुरू कर दिया था। इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर है कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, वहीं कामिनी थोरियम 32 का उपयोग कर ईंधन के रूप में करेगा। स्मरणीय है कि कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। कौन सा? कामिनी। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने के लिए भी किया जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंटों का मिलान करना बड़ा सरल हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इसका इफेक्ट सब दिया गया है। इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। फ्रास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज़्यादा होता है। इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, जबकि ताप रिएक्टर में जल का प्रयोग होता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस के रैप्सोडी रिएक्टर पर आधारित है। अब तीसरा दिया गया है उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र CAT, जिसमें दिया गया है 1984 ईस्वी में इंदौर में इसका स्थापना किया गया था। इसमें केंद्र का प्रमुख कार्य लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। नोट में दिया गया लेजर। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके बताओ लेजर का, ठीक है ना। लेजर अक्षर समूह का निर्माण, ओहो दे दिया गया है, हम देखें इंग्लिश में नहीं लिखा है तो नहीं दिया गया होगा। लाइट एम्पलीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें जो यहाँ पे यह है ना स्टिमुलेशन या एम्पलीफिकेशन तो पता ही रहता है, स्टिमुलेशन के जगह पे ना वर्ड चेंज कर देगा, या स्टिमुलेशन पे फोकस करना थोड़ा, ठीक है ना। एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका एब्रिविएशन है लेजर, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रबंधन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर की खोज अमेरिका के हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मैनन के द्वारा किया गया था 1960 में। 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया था 1964 में। आगे यहाँ परमाणु ऊर्जा विभाग के अन्य प्रमुख इकाई दिया गया है, जिसमें कि परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद में है, गुरु जल बोर्ड मुंबई, नाभिकीय ईंधन परिषद हैदराबाद, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई, भारतीय यूरेनियम लिमिटेड जादूगोड़ा, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई, विकिरण और एसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई। चौथा पॉइंट है यहाँ पे परिवर्तनीय ऊर्जा, मतलब ये सब केंद्र है। साइक्लोट्रॉन केंद्र, परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योग के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों में होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन के राष्ट्र का केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। किसका? परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र का। आगे दिया गया है भारत में परमाणु विद्युत गृह। याद रखिएगा, विद्युत से हमारे यहाँ मतलब विद्युत जो होता है ना, सबसे अधिक थर्मल पावर से कोयला से होता है, कोयला डीजल से, परमाणु से बहुत कम होता है। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु संयंत्र था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तारापुर जो है भारत का पहला है। साथ ही वो किस देश के हेल्प से बना था? अमेरिका के सहयोग से। यहाँ अमेरिका की आयातित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। यह विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र का प्रारंभ कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। कौन सा? रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र। अब यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया, हो सकता है फॉन्ट आपको काफ़ी छोटा मिले, मैं पढ़ता हूँ ना, आप लोग याद करना, ठीक ना। जो सब कार्यरत है, मतलब जो वर्किंग में है, जिसमें तारापुर परमाणु गृह जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में मिलेगा, स्थापना 1962 में हुआ था, मेगावाट 320 का है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह, ये रावत भाटा 1972 में इसका स्थापना हुआ, 440 वोल्ट का है, मतलब मेगावाट का है। 1972 में दोनों का हुआ, तारापुर और यहाँ पे जो रावत भाटा में है राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक ना।
मद्रास परमाणु विद्युत गिरी, ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। 1983 में इसका स्थापना हुआ, 470 क्षमता मेगावाट का है। नरोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, नरोड़ा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, 470 मेगावाट का है। 1991 में इसका स्थापना हुआ। काकरपारा सूरत गुजरात में है, काकरपारा 1993 में इसका स्थापना हुआ, 2020 क्षमता का ये मेगावाट। केगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में है, 1999 में इसका स्थापना हुआ, 440 वोल्ट का है, मतलब मेगावाट सॉरी। निर्माणाधीन जो सभी मतलब हालांकि बहुत सारा इसमें बन गया। काकरपारा परमाणु, काकरपारा अभी पढ़े थे, ये कहाँ पे, सूरत ऊपर वाला पढ़े थे ना, वही इसका तीसरा गृह बना है सूरत में। राजस्थान, उसी को सबको डेवलप किया जा रहा है, ठीक ना। तो बहुत अधिक याद नहीं करना है इसमें, आपको ये याद करना है कि चलो रिपीट कर ले, याद हो जाएगा ना। काकरपारा सूरत में 440 वोल्ट मतलब मेगावाट का बन रहा है। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह रावर भाटा 440 मेगावाट। कुंडलकुलम परमाणु कन्याकुमारी तमिलनाडु में 2000 मेगावाट सबसे अधिक है ये। तारापुर परमाणु विद्युत गृह महाराष्ट्र, ये मतलब कहा गया कि बनेगा, ठीक ना। तो ये 1000 मेगावाट का बनेगा महाराष्ट्र में, और फिर रावत भाटा में बनेगा 2000 मेगावाट का। विश्व का परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है वो रूस में स्थापित किया गया। दूसरा कौन देश था, तो यूएसए। आगे अब यहाँ दिया गया परमाणु परीक्षण, ठीक ना, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो अब तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इतना सारा मैंने बुक कंप्लीट कर दिया है कि कंपटीशन के लिए ना, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सफिशियंट है, काफ़ी है। और मैं जो भी अपडेट बुक आएगा ना, मतलब जैसे मैंने लुसेंट कंप्लीट कर दिया, फिर 2 साल के बाद अगर या 1 साल के बाद इसका अपडेट वर्जन आ जाएगा ना, मैं उसको फिर से डाल दूंगा, तो पूरा अपडेट रहेंगे हम आपके साथ। तो वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, आप लोग शेयर वेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान। हमारा चल रहा है इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 2 वीडियो कवर कर लिया है, अभी हमारा तीसरा वीडियो होगा। टोटल 4 से 5 वीडियो में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों पे अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ से मेरे से बातचीत हो पाएगी, और साथ ही मैं कोई फोटो या पीडीएफ शेयर करता हूँ ना, तो वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं। दिया गया परमाणु परीक्षण। 18 मई 1974 में पोखरण, जो कि जैसलमेर राजस्थान में है, भारत ने स्वदेशी पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। यह बम 12 किलो टन क्षमता का था। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है कि पहला परमाणु परीक्षण जो जैसलमेर राजस्थान में हुआ था वो कब हुआ था, 18 मई 1974। 2021 के एनटीपीसी में अब तक 5 से 7 बार, मतलब 5 से 7 शिफ्ट में ये प्रश्न आ चुका है। 18 मई जिसका आंसर होता, 18 मई 1974। रिपीट करके याद कर लो, 18 मई 1974। पहले परीक्षण के 24 वर्ष के बाद पोखरण में दूसरी बार 18 मई और 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया। मतलब ये जो किया गया था उसमें असफल रहा, मतलब पकड़ा गया था अमेरिका के द्वारा, ठीक ना। उसके फिर 1998 में 24 साल के बाद 11 मई और 13 मई को किया गया वहीं पे, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, शक्ति 98। सब किलो टन यानी अर्थात 1 किलो टन से कम विस्फोटों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि मतलब CTBT जो है उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो इस विस्फोटक तकनीकी के माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जारी रखा जा सकता है। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है, जिसमें कि R चिदम्बरम, APJ अब्दुल कलाम, अनिल काकोदकर। ये 3 साइंटिस्ट का अहम भूमिका है। 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि 1998 में जो परिशोधित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग हुआ था। थोड़ा ईंधन सबका नाम याद रखिएगा, रिपीट कर लेते हैं। 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें किसका प्रयोग हुआ था, प्लूटोनिक ईंधन का। लेकिन 1998 में जो 13 और 11 को हुआ था उसमें परिशोधित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम और ड्यूटेरियम तक का उपयोग हुआ था। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में प्रयोग के लिए
के लिए जाने वाला भारी जल से प्राप्त किया जाता है। भारी जल का फॉर्मूला हालांकि आसान है, पर जिनको नहीं आता उनके लिए तो टफ ही हो जाता है। D2O होता है। अब ये शक्ति 98 मतलब हुआ 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था। तो पहला 11 मई 11 मई 11 मई को 3 विस्फोट हुआ था, फिर 13 मई को 2 विस्फोट हुआ था। उस प्रक्रिया का नाम 11 मई को हुआ था, उसको थर्मोन्यूक्लियर कहा गया था। 43 किलो टन क्षमता था उसका। 11 मई 1998 को जो विखंडन से हुआ था 15 किलो टन। 11 मई 1998 को लो यील्ड 0.2 किलो टन। 13 मई 1998 को हुआ था लो यील्ड से ही 0.3 किलो टन। और 13 मई 1998 को जो हुआ था सबसे लास्ट वाला पांचवा, वो था लो यील्ड 0.5 किलो टन। नोट में दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में जो नाभिकीय विस्फोट किया था हाइट सेंडस में किया था। हाइट सेंडस में किया था मतलब अपना परमाणु परीक्षण, ठीक ना। विस्फोट तो उन्होंने 45 में ही किया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी जापान पर किया था, याद होगा। इवान के जहाज से गिराया था बम। अब तीसरा हमारे एक्सरसाइज में दिया गया है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, ठीक ना। इसका स्थापना कब हुआ? 1958 में हुआ। इस समय इसे कुछ अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। डायरेक्ट अगर पूछते DRDO का स्थापना तब तो आपका आंसर 1958 ही होता है, लेकिन एक स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट जो बना दिया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, ये कब हुआ? 1980 में हुआ था। मतलब थोड़ा अगर डिफिकल्ट करेगा प्रश्न तो ये सही हो जाएगा, ठीक ना, मतलब बच्चे फंस जाएंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। जो रक्षा मंत्री मतलब जो DRDO का प्रमुख होता है वो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, DRDO का। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जब भी एग्जाम दे रहे हो तो इसरो, DRDO इस सब का जो चीफ स्टाफ होते हैं उस सब का नाम आपको पूरा टिप्स पे याद रहना चाहिए, अपडेट हो जाना। रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। अब यहाँ पे दिया गया प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बहुत सारा ये आ रहा है कि सर 2020 या 21 का पूरे साल का जीके कंप्लीट कर दो। तो मेरे भाई उसके लिए मैंने SPD का पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो आप या तो टेलीग्राम पे मुझसे मांगो, मैं दे दूंगा, मतलब वहाँ पे शेयर करना आसान होता है। कमेंट में लिंक पेस्ट करना मतलब ऑप्शन ही नहीं आता मेरे में, थोड़ा मुश्किल भी है वो, ठीक ना। तो टेलीग्राम पे वो सब मांगो, मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पे, ओके। यहाँ पे दिया गया भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम मतलब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी। किनके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था, वो प्रधानमंत्री थी। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपास्त्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, मतलब कैसे कैसे वो डेवलप हुआ, क्या सब नाम है। तो पहला आता है पृथ्वी। पृथ्वी यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। आपको देखो हर जो भी मिसाइल पढ़ेंगे ना उसमें वो किस टाइप का मिसाइल है और उसका रेंज कितना है, ठीक ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो पृथ्वी क्या है? जमीन से जमीन मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र में किया गया था। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर और अधिकतम क्षमता कितना है? 250 किलोमीटर है। दूसरा आता है त्रिशूल। यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। यह था बैलिस्टिक और ये क्या है? प्रक्षेपास्त्र, ठीक ना। तो ये क्या है? जमीन से हवा में मार करेगा। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। यह मैक 2 की गति से निशाने को भेजता है। मैक 2 का मतलब हुआ कि ध्वनि का जो चाल होता है ना 331.7 मीटर पर सेकेंड, ये होता है 1 मैक, ओके। ध्वनि की चाल को हम कहते हैं मैक। और वायु ये जो मिसाइल होता है ना इसका हम साउंड के परिप्रेक्ष्य में मापते हैं
तो मैक 2 मतलब हो गया 662 मतलब दशमलव या 63.4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाएगा। अभी जो ब्रह्मोस है हमारा वो मैक संख्या 4 चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसका स्पीड मापा जाता है। आगे दिया गया आपका आकाश। यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्रणोदक में रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत करते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पेट्रियाट मिसाइल से की जा सकती है। यह परंपरागत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है तथा इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है, मतलब इसको छोड़ना आसान है। यह आकाश हमारा। दूसरा आता है चौथा अपना है अग्नि। अग्नि काफ़ी फेमस है। अग्नि श्रेणी का 5 प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। आगे भी भविष्य में आएगा, अग्नि 6, 7 आएगा। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मध्यम दूरी का, ठीक ना। लॉन्ग रेंज का भी आ गया लेकिन अग्नि फर्स्ट ही समझो, ठीक ना, मतलब उसका कम रेंज है। अग्नि 5 का तो 5000, तो मध्यम दूरी क्या कहेंगे इसको हम। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक एवं इसे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह अग्नि 3 का, ठीक ना। पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले अग्नि 3 का विकास भी किया जा रहा है। अग्नि 3 को पाकिस्तान के हल्फ 3 तथा इजराइल के जेरिको 2 की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि 3 परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ले जाने की क्षमता रखता है। भारत में 15 नवंबर 2011 को इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का ओडिशा के व्हीलर द्वीप, जिसको हम लोग अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। यह प्रक्षेपास्त्र 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये कौन सा है? अग्नि 4 है, ठीक है ना। अग्नि 4 का मारक क्षमता 3500। इसमें ठोस प्रणोदक के 2 चरण और एक पेलोड है, जिसमें 2 स्तरीय हथियार प्रणाली जो ठोस प्रणोदक से चलती है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। आगे दिया गया भारत द्वारा 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के साथ भारत भी अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपित प्रक्षेपास्त्र क्लब में शामिल हो गया। इसमें अब तक केवल 5 सदस्य थे जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल प्रक्षेपास्त्र था, ठीक है ना। बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम का था। मतलब इसका ये हुआ कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, मतलब एशिया से अफ्रीका में, एशिया से अमेरिका में, ऐसा गिराने वाला, ठीक ना। हालांकि 5500 किलोमीटर से अधिक मारक दूरी को ही ICBM की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन अग्नि 5 की मारक दूरी इस अंतर्राष्ट्रीय मापदंड से 500 किलोमीटर कम है, मतलब 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 की जद में बीजिंग और शंघाई सहित अधिकांश, जैसे चीन, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के कुछ हिस्से आते हैं। मतलब एशिया से बाहर हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अग्नि 5 की सीमा के बाहर है। इसमें सैटेलाइट प्रक्षेपण की क्षमता है। इससे अनेक छोटे छोटे मिसाइल को भी छोड़ा जा सकता है। नोट में दिया गया है अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल है, मतलब अगर दुश्मन से कोई आ रहा है मिसाइल तो उसको हम बीच में ही बर्बाद कर सकते हैं। रोधी मिसाइल इसी को कहा जाता है, मतलब अगर हम पे हमला हुआ तो वो उसको रोक भी सकता है। 5वां है नाग, काफ़ी एडवांस है ये। यह टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल प्रक्षेपण नवंबर 1990 में किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दाग देने इसके पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ देती है। मतलब मान लो जिसको आप गोली चला दिया ना, वो लगेगा ही। आप एक फिल्म देखे होगी, सब ब्रदर फिल्म था सलमान खान का, उसमें जो मिसाइल है ना उसी टाइप का था ये। यहाँ पे रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक संस्थान, मतलब हिंदू एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, स्थापना 1964 में हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, स्थापना 1954 में हुआ। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु 1964 में स्थापना हुआ। मसगांव डाक लिमिटेड मुंबई 1960 में स्थापना हुआ। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा, मतलब ये केरल में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद 1970 में इसका स्थापना। मिस्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद 1973 में इसका स्थापना। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता में है
1934 में इसका स्थापना हुआ। आगे कुछ अन्य प्रक्षेपास्त्र दिए गए हैं, जिसमें कि धनुष पहला दिया गया है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। यह पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का ही नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इस पर लगभग 500 किलोमीटर का जो विस्फोटक पदार्थ है वो इस पे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब अपने साथ ये ले जा सकता है। आगे सगड़िका, यह सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों तरह के आयुध को ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ऐसा पांचवा देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। 4 अन्य देश भी हैं, जैसे कि यूएसए, फ्रांस, रूस और चीन, जो कि पानी के अंदर यानी पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। तो ये काफी पावरफुल हुआ। तीसरा अपनाता है अस्त्र। यह मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला और स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। यह भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। चौथा आपका आता है ब्रह्मोस। यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्रा से ब्रह लिया गया है तथा रूस की नदी मॉस्कवा से मॉस लिया गया है और इसी का नाम हो गया ब्रह्मोस। यह सतह से सतह मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में, सुपरसोनिक हो गया साउंड के स्पीड से, ठीक ना, और अगर साउंड का मतलब 5 मैक संख्या से अधिक हो गया ना तो वो हो गया हाइपरसोनिक, ठीक ना, हाइपरसोनिक। इसका तीसरा सफल परीक्षण जो है 2009 में किया गया था। यह भी दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट पद्धति पर विकसित किया गया है। यह क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया। लगभग 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि की गति से 3 गुना तेजी से चलता है, मतलब 3 मैक संख्या इसको हम कह सकते हैं। आगे प्रद्युम्न। यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। यह एक इंटरसेप्टिक प्रक्षेपास्त्र है। भारत में स्वदेश निर्मित एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बैलिस्टिक मिसाइल से आशय ऐसे परीक्षण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए, किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के मतलब छोड़ दिया जाए, ठीक ना। समझाते क्या होता है, जैसे मान लो आप अग्नि छोड़ोगे ना तो अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब जैसे यहाँ पे चीन पे हमने बम गिराया है और ये इंडिया है तो ये ऐसा नहीं जाएगा, ठीक ना, ये ईंधन की तरह ऊपर जाएगा, पूरा सीधा ऊपर जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये डायरेक्ट नीचे गिरेगा। इसमें क्या होता है, जाने टाइम में ओनली ईंधन लगता है, आने टाइम में गुरुत्वाकर्षण के थ्रू ये नीचे गिर जाएगा। क्लियर। और क्रूज मिसाइल में क्या होता है ना कि लक्ष्य को खोजकर ये प्रहार करता है, मतलब अगर हमको यहाँ पे उड़ाना है समझना तो ऐसे जाएगा, सीधा ही जाएगा। लेकिन ये जो अग्नि टाइप का ना मतलब बैलिस्टिक मिसाइल है ना, पहले वो आसमान में जाएगा फिर वो नीचे आएगा, तो काफी खतरनाक होता है, उसको लोकेट करना काफी मुश्किल हो जाता है वो। आगे अपना युद्धक टैंक अर्जुन। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इस युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। अर्जुन टैंक, मैं इसको देखा हूं, इसे बैठा भी हूं। यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैस एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। हाँ, इसके लिए ना एक अलग ऑपरेटर इसमें होता है। अब लोगों को लगता होगा कि टैंक ना एक आदमी चलाता होगा, पर ऐसा नहीं होता। टैंक में 3 आदमी तो अंदर बैठा होता है और एक आदमी ड्राइवर होता है उसमें, मतलब कैप्टन कहते हैं उसको भी, तो 4 लोग एक टैंक में बैठे होते हैं। इस फिल्टर का निर्माण बार्क ने किया था। अर्जुन टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। T90 एक भीष्म टैंक, इसका निर्माण चेन्नई के समीप अबडी टैंक कारखाने में किया गया है। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। यह दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है। यह जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने में मतलब सक्षम है। T20S भीष्म टैंक। अब आता है तेजस। ये हल्का लड़ाकू तेजस विमान है, हल्का लड़ाकू मिसाइल है। यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें अभी GE
404 अमेरिका कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजन लगा हुआ है, जिसे भविष्य में स्वदेशी निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। अभी कावेरी डेवलप ही हो रहा है हमारा। विश्व की सबसे कम वजन वाला बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान भरता है और हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। अच्छा, ऊपर जो पढ़े थे ब्रह्मोस, उसमें हम पढ़े कि हवा से हवा में, पर वो हवा से पानी में मतलब हर जगह कर सकता है, वो स्थल से हवा में हर जगह उसको हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हवा से हवा में छोड़ेंगे तो उसको हेलिना कहा जाता है। हेलिना मतलब ब्रह्मोस को ही हेलिना कहेंगे। यहां दिया गया पायलट रहित परीक्षण विमान निशांत। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित परीक्षण विमान है। इसे जमीन से 160 किलोमीटर की दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्वहन करना है। पायलट रहित विमान एक लक्ष्य है अपना। इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जमीन से वायु और वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोप से निशाना लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में रिमोट से यह नियंत्रित होता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं के द्वारा किया जाता है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, जिसकी जो स्पीड है वो 245 किलोमीटर प्रति घंटा की उड़ान से चलता है और यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, जिसमें 2 चालक सहित 14 व्यक्तियों को ले जा सकता है। आगे आता है आपका IL-78। यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है। इसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है। इस विमान में 35 टन वैमानिक ईंधन से भंडारण की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इस विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। IL-78। काली 5000, ये भी काफ़ी मतलब पावरफुल है, काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये सब। काली 5000, इसका विकास बार्क द्वारा किया जा रहा है। यह एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसमें कई गीगावाट शक्ति के माइक्रोवेव तरंग उत्सर्जित होगी, जो शत्रु के विमानों एवं प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने की क्षमता होगी। मतलब दूसरे का मिसाइल को ये ध्वस्त कर देगा, उसका मतलब हैकिंग होता है ना, उस टाइप का ये है। आगे यहाँ पे पिन का है। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ द्वारा विकसित। इस रॉकेट प्रक्षेपक को डीआरडीओ पुणे के द्वारा निर्मित किया गया। इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनका पर रखा गया है। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किलोग्राम वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं। मतलब 40 सेकंड में 12 रॉकेट, कितना फास्ट हुआ, जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूर दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकता है। तो आगे आपका विविध दिया गया मिसलेनियस, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो, जरूर लाइक और शेयर जरूर कर देना। जहां भी जिस ग्रुप से जुड़े हुए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी हो, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान, जिसमें हमारा चल रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और आज हम इसे पढ़ेंगे विविध। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अभी तक 3 लेक्चर आप लोगों का आ चुका है, ये चौथा है, संभवतः इसमें कंप्लीट ही हो जाएगा। और इसका PDF, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जरूर जुड़ जाइएगा, हर जगह हेल्प करेगा। चलो विविध में देखते हैं क्या लिखा है। पहले स्टील्थ प्रौद्योगिकी, ये क्या होता है? स्टील्थ वायुयान। देखो स्टील्थ मतलब ये हुआ ना कि स्टील ज़्यादा ना चोरी करना, मतलब ऐसा वायुयान जिस पर जो रडार होता है ना वो काम नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं स्टील्थ। ठीक, तो स्टील्थ वायुयान और स्टील्थ जहाज का विकास स्टील्थ प्रविधि पर आधारित है। यह तकनीक सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीक के द्वारा वायुयान, जहाज, पनडुब्बियों, मिसाइल और उपग्रह को रडार, इंफ्रारेड, सोनार एवं अन्य खोजी पद्धति की पहुंच से अदृश्य बनाया जाता है। मतलब जैसे आप देखोगे कि लादेन को मारा गया इरेटाबाद में, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि अमेरिका का मिसाइल मतलब विमान आया और बिना पाकिस्तान को पता चले वो मिसाइल करके चला गया। तो वो होता है स्टील्थ हेलीकॉप्टर। मतलब जो रडार होता है ना उसकी पहुँच से पूरा परे होता है वो, तो वही होता है स्टील्थ प्रौद्योगिकी। इस तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया था। होल्टन हो 229 मॉडल है को प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध आधुनिक स्टील्थ वायुयान में
F-117, नाइटवॉक, द V-2 स्प्रिट, द F-22 रैप्टर और द F-35 लाइटिंग सेकेंड, ये सब जो है वो स्टील्थ एयरक्राफ्ट है। बस आप थोड़ा शब्द पे मतलब एग्जाम में गौर करना कि प्रश्न दे देगा स्टील्थ प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है, तो ऐसा मिसाइल जो स्टील से बना हो कुछ कुछ दे दे तो कंफ्यूज नहीं करना। नोट दिया गया रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने के समय मापता है और इस सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूर है। मतलब उसको रे का स्पीड पता है और कितना देर में वापस है, उसको वो 2 से डिवाइड करेगा और मतलब दूरी माप लेगा कितना दूर है, तो उसके सिद्धांत पर वो कार्य करता है। अगला पॉइंट है आपका मानव रहित वायुयान, जिसको हम कहते हैं ड्रोन्स। ये ऐसा वायुयान होता है जिन्हें जमीन से नियंत्रित किया जाता है या जो पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वयं रूप से चलता रहता है। ड्रोन्स मुख्य रूप से 2 वर्ग के होते हैं, एक वो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है और दूसरा वो जो मिसाइल और बम से सुसज्जित होता है। ये सैन्य वायुयान से काफ़ी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं तथा पायलट कर्मी को कोई खतरा नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात होती है। ड्रोन के संचालन में एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है, दूसरा कैमरे और संवेदकों का संचालन और निगरानी करता है और तीसरा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सैनिकों यानी कार्मिकों के साथ संपर्क बनाकर रखता है, जो मतलब कहेगा कि वहाँ मूवमेंट करो, ये करो। अगर आप लोग उड़ी फिल्म देखे होंगे तो आप लोगों को आइडिया लगा होगा थोड़ा बहुत। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया था, लेकिन इसके इस्तेमाल में आशातीत वृद्धि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में हुआ है। नोट में दिया गया है ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन हैं, विशेष रूप से वॉच कीपर जैसे इजरायली कंपनी एविट और ब्रिटेन का थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम यानी थुम्बागो में 1963 में किया गया था। इस स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह था कि यह केंद्र भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रह को पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर प्रक्षेपित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि पृथ्वी का मूवमेंट कैसा होता है, पश्चिम से पूरब होता है, इसीलिए हमको सूर्य पश्चिम में उगता हुआ पूरब में उगता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार हम उपग्रह को भी क्या करते हैं, पश्चिम की दिशा में छोड़ते हैं ताकि हमको आसान होता है वो प्रक्षेपित करना। परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है, जिसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। 25 जुलाई 1978 ईस्वी को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम परखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम परखनली शिशु विवादित है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम जो परखनली बेबी दुर्गा का जन्म 3 अक्टूबर 1978 को दिया। नाम याद रखिएगा दुर्गा, जिसे इस समय स्वीकृति नहीं मिली है। 16 अगस्त 1986 को मुंबई में KEM अस्पताल में इंदिरा आहूजा की देखरेख में भारत के दूसरे परखनली शिशु हर्षा का जन्म हुआ। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत का प्रथम परखनली शिशु मानता है, पर आप दुर्गा याद रखिएगा, ठीक ना। अधिकतर ऑप्शन में आपको दुर्गा ही मिलेगा, रेयरली हर्षा मिल जाए। इयान बिलमुट जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट जो कि स्कॉटलैंड में है के वैज्ञानिक थे, ने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन निर्मित किया। डॉली, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में हुआ था, 1953 में ही। 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। केपटाउन के अस्पताल ग्रुटसुर में यह ऑपरेशन हुआ था, जिसमें डेनिस डार्वेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस वनस्की को प्रत्यारोपित किया गया था। अपरूपांतरण यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक सदामंद किया जाता है, मतलब स्थानांतरण किया जाता है।
मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस के गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानने के लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम हेलोग्राफी है। फिर से रिपीट करते हैं, किसी वस्तु का त्रिविमीय प्रतिरूप अगर अंकित करेगा उसे हम क्या कहते हैं? हेलोग्राफी कहते हैं। यह लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी है जिसमें वस्तु का चित्रण त्रिआयामी हो जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के माध्यम से स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है साइबरनेटिक्स कहलाता है। यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है जिसकी परिकल्पना 1949 ईस्वी में सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वीनर ने किया था। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। 19 दिसंबर 1945 को मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। कब? 19 दिसंबर 1945। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइनिंग पुणे में है। न्यूट्रॉन बम, इस बम का विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता फैला सकता है, टैंकों और बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है। आगे है साल्टेड बम। नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बाल्ट एवं सोने के द्वारा साल्टेड बम तैयार किया जाता है जिसकी विशेषता यह है कि उसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है। माइक्रोवेव बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया। इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है। इसी का प्रयोग हो रहा है, हमारा जो काली 5000 मतलब अस्त्र है उसमें प्रयोग हो रहा है इसी का। यहाँ तक कि वाहनों का इग्निशन प्रणाली भी इसके द्वारा नष्ट हो जाता है। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए इन बमों में से कई जन हानि नहीं होती, मतलब कोई जन जो होता है ना, मतलब आदमी नहीं मरता, बस मिसाइल ध्वस्त होता है। आगे आपका वैक्यूम बम। अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण किया है जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविक शस्त्रों के भंडारों पर अति उच्च तापमान सृजित करके उन्हें बेकार किया जा सकेगा। इस प्रकार का अस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। एडमिरल गोर्शोकोव एक विमान वाहक पोत है। एडमिरल गोरसोकोव एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यह विमान वाहक पोत विराट स्थान ग्रहण करेगा। यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति की मौजूदगी भी प्रदान करेगा। यह हिंद महासागर में एग्जिस्ट होगा विराट। आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है जिसका निर्माण 1958 में जे.एस. क्लेवी ने किया था। जी.एस. क्लेवी ने किया था आईसी चिप का, सिलिकॉन का जो मतलब आईसी चिप बनाया था 1958 में। यहाँ पे कुछ कंपनी दिया गया है, उसका जो मतलब हेडक्वार्टर है ना वो दिया गया है। वोडाफोन का यूनाइटेड किंगडम लंदन का है। एडोब कैलिफोर्निया। सैमसंग सियोल दक्षिण कोरिया का है। माइक्रोसॉफ्ट रेमंड अमेरिका का है। एप्पल इंक कुपरनिको अमेरिका का। कैनन इंक जापान का। इंटेल अमेरिका। फुजी फिल्म टोक्यो जापान। हिटाची टोक्यो। हेवलेट पोकार्ड ये अमेरिका का है। कोडक अमेरिका का। मित्सुबिशी गाड़ी की कंपनी है जापान का। गूगल अमेरिका का। याहू अमेरिका। एसेरिंग ताइवान। फिलिप्स नीदरलैंड। लेनेवो चीन। नोकिया फिनलैंड। वॉलमार्ट अमेरिका। डेल अमेरिका। पैनासोनिक जापान। तोशिबा जापान। सोनी जापान। IBM अमेरिका। के कंप्यूटर जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर है जिसकी गति 8.3 पेंटाफ्लॉप्स सेकंड है। सागा 220 इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के सतीश धवन सुपर कंप्यूटर प्रयोगशाला में स्थापित किया गया। देखो यहाँ पे डाटा बहुत सारा पुराना सब है, ठीक ना। जैसे इंडिया का भी जो है ना वो प्रत्यूष है सबसे फास्ट चलने वाला, तो यहाँ पे ये दिया गया इंडिया का सबसे तेज है, ऐसा नहीं है। तेजों में ये ठीक है उस टाइम का तेज रहा होगा, अभी कौन है? प्रत्यूष है। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, ठीक ना, तो याद रखिएगा। इससे पहले प्रत्यूष से पहले परम था। यहाँ पे कोरोनोग्राफ अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाला उपकरण कोरोनोग्राफ कहलाता है। इस उपकरण की सहायता से सूर्य में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया जिसे कोरोनल
मॉस इंजेक्शन कहा जाता है। आगे पॉलीग्राफ, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। यह मशीन शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधि को एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है और मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधि पर अवश्य पड़ता है। फैक्स, इसका पूरा नाम फार अवे जीरोक्स होता है। फार अवे मतलब दूर से जीरोक्स, ठीक ना। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जीरोक्स कॉपी भेजा जाता है। रेवा, भारत का प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है रेवा। रीएजेंट, यह एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए होता है। इस रसायन में एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में पता चल जाता है कि दूध प्राकृतिक है अथवा सिंथेटिक है। सीडी स्ट्रिप, यह सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित किया गया एक तकनीक है। इस तकनीक की सतह मिलावट की जांच हेतु रासायनिक युक्त एक छोटे कागज पर एक बूंद तेल डालने के बाद यदि वो गुलाबी हो जाता है तो तेल में बटर येलो की मिलावट की पुष्टि हो जाती है। यह सीडी स्ट्रिप। आगे सार्स, रहस्यमय निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम के विषाणु को पैरामिक्सोवायरस के रूप में चिन्हित किया गया है जो कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। इसके रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लगातार खांसी आने और सांस में तकलीफ बने रहने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। यही है कोरोना, जो काफ़ी आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे कि लुसेंट में था, यहीं पे था। यहाँ पे नेविरेपिन और बायोलॉजी में पढ़ रहे थे हम लोग। ये आगे दिया गया है नेविरेपिन। वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भाशय शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ती दवा नेविरेपिन का विकास किया है। इस दवा के मात्र 2 खुराक से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जा सकती है, 18 माह तक दिया जाता है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसांटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया। उसने बेसिलस थूरिजिएसिस यानी बीटी जीवाणुओं को इसके लिए कपास के अंतरित किया। इस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर और सरसों की कीट प्रतिरोधी बीज तैयार कर लिए गए हैं। हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 में डॉक्टर मिलस्टोन, कोल्स्टर एवं जर्मे द्वारा किया गया। इस तकनीक द्वारा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्य उत्पादन किया जाता है। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक्स इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया ऐसा बीज है जिसके अंकुरन से पौधे तो तैयार होते हैं किंतु उनके अंकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता है। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। यह भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्डसन 2013 के थे। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक प्रयोगशाला में 1968 में इस तकनीक का आविष्कार किया था। तत्पश्चात 1978 में इनके निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप ओल्ड हेड जनरल अस्पताल में लुइस ब्राउन नामक प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म संभव हो पाया। नाम क्या था? लुइस ब्राउन। इसके द्वारा एडवर्डसन को 2010 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, ये ध्वनि तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हार्ट और फेफड़े के रोगी की पहचान करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के क्रियान्वयन का सही अनुक्रम इस प्रकार है। जिसे पहले दिया गया टेरिलस प्रोग्राम 1974 में, फिर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम अगस्त 1975 में। उसके बाद अमेरिकी उपग्रह ATS-6 की सहायता से संचालित हुआ था ये वाला, मतलब जो हमारा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट था। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट STEP प्रोग्राम का क्रियान्वयन इसरो और डाकतार विभाग ने फ्रांस, जर्मनी के सिम्फोनिया उपग्रह के सहयोग से 1977 से 79 तक किया। उसके बाद आता है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट यानी एप्पल, फुल फॉर्म याद रखिएगा, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट भारत का प्रथम भूस्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया। स्टेम सेलों का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेम सेल ने एक संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की बृहद क्षमता निहित है।
इससे विभिन्न रोगों की निजात में इलाज में सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पार्किंसन रोग, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात और हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों की आशा की नई किरण दिखाई देने लगी है स्टेम सेल से। ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को उसकी तीव्रता के बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे और पतले पतले हजारों रेशे से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। अगर यहाँ कुछ रेडियो एक्टिव समस्थानिक और उसका उपयोग दिया गया है तो सोडियम 24 है, जिसका परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए होता है Na24 का। फिर मतलब ये P32 रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोगों तथा ल्यूकेमा के उपचार के लिए। आयोडीन 131 इसका थायराइड ग्रंथि के विकार के लिए होता है। फेरोन यानी लोहे का है यहाँ पे अरक्तता रोग की जांच के लिए। कोबाल्ट 60 का होता है कैंसर के उपचार के लिए। आर्सेनिक 14 का होता है त्वचा संबंधी रोग के लिए। प्रदूषक का दीर्घकालीन प्रभाव क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई अगर अधिक देर तक रहेगा तो लीवर और किडनी को क्षति होगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में रहेगा तो कैंसर होगा। धूलकण में रहेगा तो स्वास्थ्य संबंधी रोग होगा। और शीशा में रहेगा तो नर्वस सिस्टम दुष्प्रभावित होगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है और उसमें अमोनिया गैस होता है। अमेरिका के एफ लेवी को रेडियो कार्बन प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम 1949 में कार्बन पर आधारित तिथियों के निर्धारण की विधि घोषणा की थी। रेडियो कार्बन का अर्थ होता है कार्बन 14 के विघटन प्रक्रिया से संबंधित रहता है। ये मतलब जीवाश्मों का आयु पता करते हैं हम कार्बन डेटिंग से। आगे दिया गया हमारा व्यक्तियों की जेनेटिक्स स्तर पर पहचान में इस्तेमाल तकनीक को ही एन फिंगरप्रिंट अथवा डीएनए प्रोफाइलिंग कहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए अथवा पहचान में ना आ जाने वाले मृत शरीरों को भी पहचाना जा सकता है। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविकीय नमूने की जरूरत पड़ती है। जैविकीय नमूने में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टूटना, वीर्य, त्वचा कोशिकाएं, मुंह पर रखा कपड़ा, लार, अस्थि मज्जा अथवा किसी ऊतक की कोशिकाएं शामिल की जा सकती है। ज्ञातव्य है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहली बार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक यालेफ जेफरी ने किया था। रडार का प्रयोग रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जाता है कि वायुयान की गति तथा दिशा किस स्थिति में है। विश्व का प्रथम ताप उष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कारावती में स्थापित किया गया है। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल का उत्पादन करेगा। कैसिनी नासा द्वारा शनि एवं इसके उपग्रह के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रयोगिकी रिएक्टर यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है, संलयन कार्य की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिण फ्रांस का आदर्श नगर मतलब नाभिकीय संलयन को अपना काम करने के लिए कर रहा है। तो टोटल ओवरऑल मैंने ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आप इसका मास्टर वीडियो आ जाएगा जिसमें एक से लेकर पूरा एक ही वीडियो में रहेगा। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।